Good morning to everyone. Welcome to Challenger classes. Myself Shashank Bhatt and I am your chemistry educator. तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हमने और उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन करा था एक लेक्चर में। फिर हमने कंसंट्रेशन टर्म्स देखी थी, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में। देन हमने सॉल्युबिलिटी की बात करी थी, मतलब वो सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हुआ है सॉल्यूशन में। फिर उसके बाद हमने बात करी थी वेपर प्रेशर की। अब वेपर प्रेशर को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अराइज होती हैं। अब वो प्रॉपर्टीज किस चीज की होंगी? ऑब्वियसली सॉल्यूशन की होंगी, क्योंकि चैप्टर ही सॉल्यूशन है। तो उन प्रॉपर्टीज का क्या नाम होता है? उन प्रॉपर्टीज का नाम होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आज हम जो फोकस रहेगा हमारा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप भी तैयार हो जाओ अपनी पेन कॉपी लेके। ठीक है, स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। ये आ गया हमारे पास हमारी स्लाइड, जिसमें हमारे को क्या पढ़ना है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? ये वो प्रॉपर्टीज होती है जो कि केवल और केवल सॉल्यूशन में कितने आपका सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, उस पर डिपेंड करती है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो सॉल्यूट किस टाइप का है। आपका सॉल्यूट शुगर भी हो सकता है पानी में, सॉल्ट भी हो सकता है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस शुगर के वाटर में प्रेजेंट होंगे या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस सॉल्ट के वाटर में प्रेजेंट होंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेनली किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो वही लिखा भी है हमारे पास कि दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। मतलब उनका क्या नेचर है, कैसे वो इंटरेक्ट करेंगे, कोई मतलब नहीं है ना, बस उनका नंबर होना चाहिए। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो वर्ड है, मतलब ये कहां से आया है? देखो यहाँ पे को का मतलब तो आपको पता ही है। को का मतलब क्या होता है? को का मतलब होता है टुगेदर विद, है ना। मतलब जैसे आप वो करते हो, सुनते होगे कि भाई फिल्म में को एक्टर है, को सिंगर है, मतलब कि जो हमारा एक एक्टर है उसके साथ में कौन काम कर रहा है। तो सिमिलरली को यहाँ पे ये कॉलिगेटिव दो वर्ड से आया है। को का मतलब होता है टुगेदर विद, और लिगेर से आया है। लिगेर का मतलब होता है टू बाइंड, मतलब बाइंड करके रखना। ठीक है, तो वही वाली बात हो गई कि हमारे में सॉल्यूशन में कौन कौन सी चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल इंटरेक्शन में प्रेजेंट हैं और उनको बाइंड करके रख रही है, तो उनका नंबर कितना है, तो वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें बताती हैं। ठीक है, तो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं आपके पास। सबसे पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर तो आप पढ़ के ही आए हो। फिर आती है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज हो जाएगा। देन आता है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर। इन एक एक प्रॉपर्टीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टीज अराइज किस वजह से हुई, है ना। ये प्रॉपर्टीज अगर मैं बताना है कि भाई ये इनका बर्थ किस वजह से हुआ, तो इनका बर्थ हुआ है सॉल्यूट की वजह से ही। यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट रहता है, हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या? कि जिसको आप वेपर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब कि आपने सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में डाला होगा, सॉल्वेंट के तो वेपर्स बनेंगे, सॉल्यूट के नहीं बनेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट कब अराइज होता है? जब हमारे पास सॉल्यूट क्या हो? नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट कैसा हो? वोलेटाइल। तभी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और अगर दोनों सॉल्यूट या सॉल्वेंट हमारे पास क्या हो जाएं? वोलेटाइल, तो हमने लास्ट क्लासेस में देखा था क्या, फिर वहां पे राउल्स लॉ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट वोलेटाइल, ये ध्यान रख के चलना। इन्हीं बेसिस पे हम इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम और फिर अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो देखो वेपर प्रेशर क्या था, समझाया था आपको। वेपर प्रेशर था, देखो मैं बना के फिर से बता दे रहा हूं। देखो वेपर प्रेशर में हम लोग क्या करते थे? हम बोलते थे सर यहाँ पे क्लोज वेजल में हमारे पास
सॉल्यूशन रखा है, ठीक है, सॉल्यूशन रखा है इस तरीके से। फिर क्या हो रहा है, इनिशियली जब आप इसे हीट कर रहे होगे तो इसकी वेपर्स बनेंगी, है ना, यहां से कुछ मॉलिक्यूल्स कहाँ ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे क्योंकि वेपर्स हैं, क्लोज है ना वेसल, ऊपर तो निकल नहीं पाएंगे। अब क्या हुआ, जितना स्पेस हमारे कंटेनर के सरफेस पे था सारा ऑक्यूपाई हो गया है वेपर से। तो उसके बाद क्या होगा, जब कोई और वेपर ऊपर जाना चाहेगी तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए इन वेपर से कहेगा भाई थोड़ी जगह दे दो। तो इनके पास क्या ऑप्शन है, ये बहुत ही फ्रेंडली थे अपने दूसरे वेपर फ्रेंड के साथ, तो इन्होंने कहा चलो यार अब तुम्हें आना है तो मैं जगह खाली करता हूँ। जगह खाली करने का ऑप्शन क्या है कि ये वेपर्स नीचे आ जाए ताकि जो नीचे से ऊपर आएंगे उनको जगह मिल जाए। तो जब लिक्विड से वेपर बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। और जब वेपर से कोई चीज लिक्विड में वापस होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट कब अराइज हुआ था, जब हमारा प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इक्विलिब्रियम में था प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन के साथ। इक्विलिब्रियम मतलब ऐसे कि जैसे ही एक वेपर इवेपोरेट मतलब एक मॉलिक्यूल इवेपोरेट होगा लिक्विड का, उसी टाइम एक वेपर का मॉलिक्यूल कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टेज थोड़ी देर बाद रीच होगी, इनिशियली तो वेपर्स बन रहे होंगे, फिर एक टाइम बाद इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो उस टाइम पे ये जो वेपर्स नीचे आएंगी और इस लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर लगाएंगे वही क्या होता है, हमारा वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। तो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, केवल हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट है हमारे पास वोलेटाइल, मतलब उसकी वेपर्स बन रही होंगी। तो मैं प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर किससे दिखाता हूं, मैं दिखा रहा हूं प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर पी नॉट, कोई भी कंपोनेंट है ए मान लेते हैं, ठीक है, मैं इसको कैसे दिखा रहा हूं, पी नॉट ए से। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हमने इसमें ऐड कर दिया सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूशन कब बनेगा, सॉल्यूशन तभी बनेगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होंगे, है ना। तो अब हमने इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूट मान लो कुछ बी था, ठीक है। और सॉल्यूट कैसा है, यहाँ पे सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल, मतलब उसकी वेपर्स नहीं बनेंगी। अब उसकी वेपर्स नहीं बनेंगी तो क्या होगा, फिर वो सरफेस पे आके बैठा रहेगा भाई, है ना। अगर मैं दूसरे कलर से दिखाऊं आपको उसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो इसको बना लेते हैं, सॉल्यूशन कैसे बनेगा। देखो सॉल्यूशन इस तरीके से हमारे पास वैसे ही होगा प्रेजेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक। तो अब जब वेपर्स बनना चाहेंगे तो देखो यहाँ पे ये तो सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो वेपराइज होना चाह रहे हैं, ठीक है, नीचे से भी कुछ आ रहे होंगे लिक्विड के, और इनकी सरफेस पे कौन बैठा होगा, ये जो आपने सॉल्यूट ऐड किया है ना। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कहाँ पे होंगे, यहाँ पे इस तरीके से, जो मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। तो ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, नीचे से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे उन्हें ऊपर आने ही नहीं देंगे, क्योंकि भाई उन्होंने जगह ऑक्यूपाई कर रखी है ना। और यहाँ तो इनका याराना दोस्ताना था, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज के मॉलिक्यूल थे। यहाँ तो ये सॉल्यूट के, और सॉल्यूट का नेचर भी कैसा है, नॉन वोलेटाइल, मतलब जो खुद चाहता ही नहीं है कि मैं वेपर में कन्वर्ट हूं, तो वो दूसरों को भी रोक रहा है कि भाई यहीं बैठे रहो, क्या करोगे वेपर बना के। तो मुझे बताओ, यहाँ पे जो वेपर्स बन रहे होंगे और यहाँ पे जो वेपर्स बन रहे होंगे, किसका अमाउंट ज्यादा होगा, यहाँ तो ऑब्स्ट्रक्शन आ गई ना। तो मेनली जो वेपर्स अच्छे बनेंगे या ज्यादा बनेंगे वो यहाँ पे बनेंगे। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जब हम सॉल्यूशन में बात करें, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको डिनोट करता हूं पी ए से कि भाई अब जो हो गया वो कुछ कम हो गया, पता नहीं कितना कम हुआ, ठीक है। तो पी ए यहाँ पे क्या हो गया, वेपर प्रेशर। तो पी नॉट ए क्या था, पी नॉट ए था हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो पी नॉट ए क्या था, पी नॉट ए था हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ, पी नॉट ए था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और क्या है, पीए क्या है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं वीपी, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन,
ठीक है, पेंसिल कर दो, स्क्रीन लॉक कर दो, ये क्या आ गया। ठीक है, चलो फिर से शुरू कर देते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन आते ही रहते हैं, जैसे इसको वेपर बनाने में ऑब्स्ट्रक्शन आए थे, हमें यहाँ पे आ गए। तो ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कहाँ पे, इन सॉल्यूशन, है ना। तो मुझे बताओ कौन सा ज्यादा होगा। तो हमें पता है सर पी नॉट ए ज्यादा होगा किससे, पी ए से। क्यों, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन जब आप सॉल्यूशन की बात करोगे तो वहां पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो जिस वजह से वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। तो रिलेटिव, तो आपको क्या पता लग रहा है, टॉपिक तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। अभी यहाँ देख के आपको क्या समझ आया, यहाँ देख के सर हमें ये समझ आया कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो होता है कब, जब कोई आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करो प्योर सॉल्वेंट में। लोअरिंग हुआ नहीं हुआ देखो, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी भी है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ प्योर सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट वोलेटाइल है, ठीक है, देन द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। इतनी बात समझ आई, नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिलेटिव लोअरिंग कैसे आएगा। उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। लिखा हुआ वाला रब कर रहा हूँ, देखो। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि राउल्ट्स लॉ क्या कहता था। देखो, राउल्ट्स लॉ हमारे पास जो था वो क्या कहता था, वो कहता था कि सर जो आपका वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। देखो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट का पीए है। तो राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था, ये वेपर प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। यहाँ पे पीए क्या है, पीए हमारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में किस चीज का, सॉल्वेंट का, और एक्स ए क्या है, उसी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये कहां से आया है, ये चीज आई है हमारे पास राउल्ट्स लॉ से, ठीक। राउल्ट्स लॉ हमने पढ़ा भी था, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे जब हम क्या हटाते थे, प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे तो एक कांस्टेंट लगाते थे, वो किसके बराबर होता था, वो बराबर होता था इसी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के ना होने के बावजूद प्योर फॉर्म में जो प्रेशर होता है उसका। पीए तो पीए को तो हम क्या बोलते थे, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल मतलब अब वो अपनी फुल एक्टिविटी नहीं दिखा पा रहा है सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ने वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रखा है। लेकिन जब हमारे पास क्या होगा, लेकिन जब हमारे पास लेकिन जब हमारे पास ये ऐसे बीच बीच में इंस्ट्रक्शन आते रहेंगे, जब हमारे पास प्योर फॉर्म में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पी नॉट ए बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास पी ए बराबर आ गया पी नॉट ए एक्स ए के। अब देखो आगे, आपको पता है किसी भी दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है, जब हमने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा भी था। देखो हमने मोल फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था कि अगर टू कंपोनेंट मिक्सचर है हमारे पास तो उन दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम क्या हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। तो अगर मुझे यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू रिप्लेस करनी है एक्स बी के टर्म्स में, एक्स बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा, है ना। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और ये क्या हाँ किसका है, सॉल्यूट का है, क्या है, मोल फ्रैक्शन है ये दोनों, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एक्स है क्या नहीं है, बता दे रहा हूं। तो देखो इसी चीज को जब आप यहाँ रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, पी ए बराबर आ जाएगा पी नॉट ए, और एक्स ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा, है ना। तो अब देखो आगे को, अब आप इसे ओपन कर लो, देखो पी ए और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो पी नॉट ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पी नॉट ए आएगा माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ठीक। अब इसको मैं रीअरेंज करने जा रहा हूं, ठीक है। आप क्या करो, इस चीज को या तो इधर ले आओ, है ना, इस चीज को इधर ले आओ, ये पी नॉट ए एक्स बी को इधर ला रहा हूं मैं, तो वो माइनस से किसका हो जाएगा, वो माइनस से हो जाएगा प्लस का,
और पी ए प्लस का इधर, तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए। और आना भी ऐसे ही चाहिए था, क्यों, क्योंकि पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म का उस समय ज्यादा है, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट है ही नहीं ऑब्स्ट्रक्शन करने के लिए, लेकिन सॉल्यूशन में आ गया वो, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता था, तो ज्यादा माइनस कम ही तो होता है। तो ये तो एक्सप्रेशन आया हमारे पास किसका, वेपर प्रेशर की लोअरिंग का। अब रिलेटिव मतलब क्या होता है, किसी की रिलेशन में, है ना। तो मैं अगर पी नॉट ए को नीचे ले जाऊंगा तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बी बराबर हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए। तो इसको ध्यान से देखो, क्या ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन बना कि नहीं बना, मेरे हिसाब से तो बन गया। देखो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और किसके रिलेशन में लोअरिंग, मतलब पहले कितना था, तो पहले पी नॉट ए था और ऊपर कितना कम हो गया। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अभी इस बात को लिखवा भी दूंगा। ये एक्स बी क्या है यहाँ पे, वेयर एक्स बी इज, वहां पे लिखा भी है मैंने वैसे, इज मोल फ्रैक्शन ऑफ, काय का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना, दिख रहा होगा इधर तक ये। तो यहाँ पे देख लो डेरिवेशन जो किया है, एक्स ए को यहां से रिप्लेस किया स्टार्टिंग फ्रॉम द राउल्स लॉ, फिर हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, कांस्टेंट लगाया, फिर हमने क्या किया, उसको पहले लोअरिंग लिखी फिर रिलेटिव लोअरिंग लिखी। तो रिलेटिव लोअरिंग हमें क्या किसके इक्वल मिली, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। देख लो, इसको नोट कर लो, इसको हटाने वाला हूं मैं, नोट कर लो, ठीक। अब लास्ट एक्सप्रेशन ध्यान रखना, ठीक है, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हमने रेजर ले ली है, ये कर लिया है। देखो हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन क्या आया था, हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन आया था कि सर जो हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग आई, यानी कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में क्या, पी नॉट ए, वो किसके बराबर आई थी, वो आई थी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, जिस चीज का मोल फ्रैक्शन लिखना है उसके मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स। तो यहाँ पे क्या चीजें प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे हमारे पास ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, नॉट तो आ चुका था, ठीक है। देखो यहाँ पे पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन को मैं ओपन करके लिख रहा हूं, तो मतलब बी के मोल्स, अगर हमारे पास ए और बी दो ही चीजें प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में जैसे मैंने दिखाया था, तो ए और बी दोनों के मोल्स, यानी कि ये टोटल मोल्स आ गए। तो आप न्यूमेरिकल्स में ऐसे भी कर सकते हो। अब सपोज करो आपका बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट का मतलब वहां पे सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, तो क्या किसकी बात कर रहा हूं मैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में हम लोगों को कैलकुलेशन कम करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूट जो है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू किसके, सॉल्वेंट के। तो आप क्या कर सकते हो, यानी कि सर जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो भी कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के मोल्स। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, एक क्यों नहीं बन रहा है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इसको जब Na प्लस एनबी लिखोगे तो भाई एनबी क्या है, उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल ही है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल रख दोगे, Na के इक्वल रख दोगे, है ना। तो फिर उसके बाद जो ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए बराबर किसके, देखो एन ए यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये एन बी अपॉन में एन, है ना। तो आप जब न्यूमेरिकल करो तो आप क्या कर सकते हो, आप ये वाला एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो। आई बात समझ में, देख लो उसी को मैंने आगे बढ़ा दिया है, ठीक। तो हमने वहां से हमें क्या पता लगा था पिछली बार जब हमने इसी स्लाइड पे लिखा था, तो कि सर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली मतलब इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। फिर हमने उसको मोल फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले से, फिर हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन का भी केस कंसीडर कर लिया। डाइल्यूट तुम्हें दिख जाएगा जैसे कि भाई 1 ग्राम सॉल्यूट डाला है 1 लीटर
सॉल्यूशन में, तो वो बहुत ही डाइल्यूट होगा, है ना। तो इस चीज को मैं वर्ड्स में लिखवा दूं, कहीं पे डिफाइन करने को आया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना, तो उस चीज को लिखवा देते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब भी डिफाइन करने को आएंगी, एक लाइन तो आपकी कॉमन रहेगी कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि हर बार यही केस होगा, ठीक है, वो लाइन तो सेम रहेगी। तो मैं आगे की तरफ चल रहा हूं, इसे लिख लो, ठीक है। तो वहां से हमें क्या बात ध्यान रखनी है, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड होता है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, और क्या होता है, एंड करके भी लिख लेना, यहीं से लिख दूं, यहां से लिख देता हूं, एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वीपी को वीपी से लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, है ना, एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द, किसके इक्वल हो जाता है, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, है ना। तो ये बात मैंने लिखवा दी आपको, कहीं बाई चांस डेफिनेशन में आ गया तो ये तो नहीं कहोगे नहीं लिखवाया सर ने, ठीक है, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये तो हो गई डेफिनेशन। और अगर न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला जो था स्टैंडर्ड हमारा, वो क्या था, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी, ठीक है। और यहाँ पे पी नॉट ए क्या है, फिर से बता दे रहा हूं, पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक, और पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कहाँ पे, सॉल्यूशन में, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। और ये क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ गया। तो ये थी हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की समरी, ध्यान से देख लो, फिर इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो फिर मैं इसको रब करता हूं, लिख लिया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमने कोई क्वेश्चन ऐड किया है क्या। हाँ क्वेश्चन तो है भाई, चलो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वेपर प्रेशर जो वाटर का है 293 केल्विन पे वो 17.535 mmHg है। mmHg यूनिट होती है प्रेशर की। वाटर की बात कर रहा है, जब केवल वाटर है मतलब तो वो क्या होगा, जब केवल वाटर है तो क्या होगा, वो केवल वाटर का मतलब वहां पे बस सॉल्वेंट है हमारे पास, ठीक है। तो देख लो फिर क्या दिया है हमको, हमको दिया है, अगर मैं इसको सॉल्वेंट को ए मान लूं तो हमें वेपर प्रेशर दिया है प्योर सॉल्वेंट का 17.535 mmHg, ठीक है। Hg मतलब Hg तो बहुत, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। जब हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, जब हमने ग्लूकोज ऐड कर दिया 25 ग्राम, ठीक है। तो ग्लूकोज का अमाउंट कितना है, मतलब वेट जो ग्लूकोज का हमने ऐड किया है, तो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना ऐड किया है हमने, वो ऐड कर रहे हैं हम लोग 25 ग्राम। और आपको मोलर वेट पता है ग्लूकोज का क्या होता है, डायरेक्ट तो कभी नहीं बता पाओगे, फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। देखो उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो जब आप कैलकुलेट करोगे इसको तो ये आता है 180 ग्राम, करके भी देख लेना। 6 कार्बन है, 12 6 जा 72, तो 72 प्लस 12 कितना हो जाएगा 84, और ये 16 6 जा 96, तो 84 और 96 कितना आएगा, इतना ही आएगा 180, ठीक। मोलर मास है तो ग्राम्स पर मोल में लिखते हैं, यूनिट का ध्यान रखना। कितने वाटर में ऐड किया है, ठीक है, जो वाटर का अमाउंट है वेट वो कितना है, वो हमारे पास है 450 ग्राम, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो जब ग्लूकोज वाटर में ऐड हो गया तो अब वो क्या बन गया, ग्लूकोज वाटर का मिक्सचर, यानी कि पी नॉट ए तो प्योर फॉर्म का प्रेशर था, जब यही वाटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसका क्या प्रेशर होगा, यानी कि आपको पीए निकालना है।
तो आपको रिलेशन याद है कि सर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको मोल्स पता होने चाहिए, है ना, और मोल्स पता होने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं कैलकुलेटर अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताते भी रहूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट है तो मैं इसको NB से डिनोट कर दूं। देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है हमारा सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट। तो गिवन वेट कितना है 25 ग्राम से, और मोलर वेट कितना है 180 ग्राम पर मोल है। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के कितने आ जाएंगे, देखो 25 डिवाइड बाय 180, तो ये आएगा 0.138 के अराउंड, है ना। तो ये हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ग्लूकोज है तो भाई B से डिनोट कर दो क्योंकि सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर कितना है 450 ग्राम जिसमें हमने डिसॉल्व किया है, और वाटर का मोलर वेट कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। H2O है ना, ऑक्सीजन का 16 और उसका 2 हाइड्रोजन का 2। तो जब इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा 450 डिवाइड बाय 18, यानी कि बहुत ज्यादा मोल्स नहीं आ रहे, आने तो फिर हमें क्या है 25 मोल्स। तो ये देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ नहीं हुआ, 25 मोल में 0.1 मोल आप ऐड कर रहे हो, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस इसको बोल सकते हो आप, है ना। तो ये कितना आ गया, वाटर के मोल्स हमारे पास 25 मोल्स, दोबारा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे को सॉल्वेंट के मोल्स भी मिल गए और सॉल्यूट के मोल्स भी मिल गए, वहां से हमें क्या पता लगा कि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट क्या है बहुत ही कम है। अब हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या कहता था कि सर पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, है ना, अपॉन डिवाइड में और इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, मतलब XB, ठीक। और इसी को जब आप इक्वल करके लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स, ठीक है, तो सॉल्यूट के मोल्स तो बहुत कम है देख लो। तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट किसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं NB अपॉन Na करके कर सकते हैं, क्योंकि आपने देख लिया, क्या देखा कि जो इसके मोल्स हैं वो बहुत ही कम है एज कंपैरिजन टू इसके मोल्स, ठीक। और यहाँ पे अपना ये चल ही रहा है पी नॉट ए वाला। अब आपको बस क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और किसकी वैल्यू निकालनी है, पी ए की। यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं मैं, क्या फाइंड करना था हमको, हमको फाइंड करना था पी ए, ठीक है। तो अब वैल्यूज लगा दो, देखो ये क्या है 17.535 माइनस पी ए और अपॉन में क्या है पी नॉट ए, है ना। और इधर NB कितना था हमारे पास 0.138 और अपॉन में कितना था ये 25 मोल्स, ठीक। तो आप इसे सॉल्व कर लो, पी नॉट ए की वैल्यू ही लगा देते हैं, है ना। पी नॉट ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी नॉट ए की वैल्यू है 17.535। देख रहे हो सारी वैल्यूज पहले लिख दी थी, उन्हीं को यूज कर रहा हूं मैं। तो चाहो तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे यहां से डायरेक्ट इसे डिवाइड कर लो पहले, 0.138 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ रहा है आपका कितना, ये आ रहा है, दिखेगा नहीं यहाँ पे, यही लिख देता हूँ, ये आ रहा है 0.005, है ना। और यहाँ पे हमारी ये चीजें चली रही हैं, ठीक, जगह कम पड़ रही है क्या, ये आया था इसे डिवाइड करके, है ना। और यहाँ पे क्या चल रहा है 17.535 माइनस पी ए, ठीक। तो मैं इसको वहां ले जा रहा हूं ताकि मल्टीप्लाई हो जाए, ये 17.53 जो भी है उधर ले गया डिनोमिनेटर को, है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 17.535, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास, ये तो ऐसे ही रहा, ये आ गया हमारे पास कितना मल्टीप्लाई करके 0.096, है ना। पी ए को उधर ले जाओ और इसे इधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा,
माइनस कितना आएगा 17.535 माइनस करके आ जाएगा ये 17.438 और प्रेशर की यहाँ पे यूनिट क्या थी mmHg। तो मैंने इसको यहीं पूरा करने के लिए थोड़ा सा भसड़ मचा दी, बस कुछ नहीं वो कैलकुलेशन में किया है मैंने, बाकी तो सही है। तो आंसर आपका ये आएगा। देखो प्योर का कितना है 17.535 है और वहां कितना हो गया 17.438, थोड़ा सा कम हुआ लेकिन हुआ तो। और थोड़ा कम क्यों हुआ, क्योंकि भाई जब आप 25 मोल में 0.1 मोल को ये चीज ऐड करोगे तो थोड़ा सा ही तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। आई बात समझ में, देख लो इसको। ये था हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज करके न्यूमेरिकल। कई बार पूछ लेगा कितना ग्लूकोज ऐड करें, तब वो आपको सॉल्यूशन का प्रेशर दे देगा, मतलब फॉर्मूला यही यूज होगा और जो निकालनी है वेरिएबल्स वो चेंज होते रहेंगे। ठीक, देख लिया, लिख लो सब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थी अभी के लिए एंड हुई है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे सॉल्यूट जो कोई तरह की रिएक्शन नहीं दिखाते हैं सॉल्वेंट में जाके, ना कि टूटते हैं डिसोशिएट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह, ना कि एसोसिएट होते हैं डाइमर ट्राइमर या पॉलीमर बनाते हैं। तो अभी नॉर्मल सॉल्यूट है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन हो गया था हमारा। चलो नेक्स्ट जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास, वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेट तो बाद में होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा तो बाद में। तो मुझे ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या आपके किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर आपके या आपका जो एटमॉस्फेयर है या सराउंडिंग है या जो आपका एक्सटर्नल सराउंडिंग्स है उसमें जो वेपर प्रेशर है गैसेस का उसके बराबर जब हो जाएगा तो हम बोलेंगे वो चीज बॉइल हो जाएगी। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, पहले डेफिनेशन पढ़ लो। देखो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। देखो इस बात को समझो, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूं इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है 0.7 atm है और आपके एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है 1 atm। तो ये सॉल्यूशन कब बॉइल करेगा, ये सॉल्यूशन तब बॉइल करेगा जब आपके सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है 0.7 atm से बढ़ के कितना हो जाए 1 atm। और वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। पढ़े थे ना फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। तो जब हमारा ये 0.7 की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी और 1 के इक्वल हो जाएगी तब हम बोलेंगे सॉल्यूशन बॉइल हो रहा है। तो बॉइलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया वेपर प्रेशर के टर्म्स में, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैं इसको समझाता हूं तुम्हें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म्स में। देखो अभी हमारे पास क्या था, यहाँ पे ले लेता हूं मैं, यहाँ पे हमारे पास केवल अभी सॉल्वेंट है, ठीक। यहाँ पे हमारे पास केवल अभी सॉल्वेंट है, ठीक। और उस सॉल्वेंट का जो हमारा देखो यहाँ पे जो अभी वेपर प्रेशर है वो कितना है, वो वेपर प्रेशर मैं मान लेता हूं आपके पास प्योर सॉल्वेंट का कितना है 0.5 atm है, ठीक है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, वेपर बनेंगी ठंडी होंगी जो इस लिक्विड सरफेस पे प्रेशर लगाएंगी, ठीक। और बाहर तो एटमॉस्फेयर का तो प्रेशर 1 atm रहता ही है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में एसटीपी में, ठीक है। ये तो रही सॉल्वेंट की बात। अब अगर मैंने यहाँ पे कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो मुझे बताओ अब सॉल्यूट ऐड करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन बनेगा इसका वेपर प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा। अब ये सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है। बताओ इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा। अभी तो पढ़ के आए हो यार, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कि सर जब प्योर सॉल्वेंट था तो वो फ्रीली एस्केप कर जा रहे थे लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में,
लेकिन जब यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स फिर निकल ही नहीं पाएंगे उतना इजीली, तो उतने वेपर भी क्रिएट नहीं होंगे और उतना ज्यादा वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो कुछ कम हो जाएगा, मैंने कहा सपोज 0.1 ही कम हुआ है, आपने बहुत कम सॉल्यूट डाला है, तो आपका वेपर प्रेशर कितना हो गया अब 0.4। देखो वही रिप्रेजेंटेशन है, नॉट लगाया है मतलब प्योर फॉर्म में, नहीं लगाया मतलब सॉल्यूशन में। और बाहर का प्रेशर कितना है, बाहर का तो 1 atm है ही। तो मुझे बताओ आप, आपको कहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ कहाँ पे आपको ज्यादा इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ये बॉयल हो जाए, प्योर सॉल्वेंट को या सॉल्यूशन को। देखो यहाँ तो बस 0.5 का गैप है, यहाँ 0.6 का गैप है 1 atm तक जाने में, तो मतलब इन्हें ज्यादा अपना वेपर प्रेशर बढ़ाना है। तो कहने का मतलब क्या है कि सर हमें यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर इन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ये 1 atm तक का अपना वेपर प्रेशर बढ़ा लें, क्योंकि इनका गैप ज्यादा है। तो यही टेम्परेचर होता है भाई मेरे बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ आपको कम टेम्परेचर देना पड़ा मतलब सॉल्वेंट क्या हो गया, कम टेम्परेचर पे बॉइल हो गया। यहाँ आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा तो मतलब सॉल्यूशन ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल हुआ। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी सॉल्यूशन बनता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। देखो मैं बता भी रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो आपको सपोज करो T1 टेम्परेचर देना है, और जब आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो आपको T2 टेम्परेचर देना है। तो मुझे बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो साफ सी बात है सर T2 ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे हमें वेपर प्रेशर जो गैप है वो 0.6 atm का है, तो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी है, और यहाँ पे जो गैप है वो 0.5 atm का है। ठीक, तो क्या हुआ, सॉल्यूशन बनाते समय सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट समझ आया, यही हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है तो आप समझ सकते हो कि एलिवेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है सॉल्यूट के आने से। तो अब उसको अपना वेपर प्रेशर किसके इक्वल करना है, जो बाहर एटमॉस्फेयर है उसके, तो वहां पे उसको फिर ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्चुअल। लेकिन जब हम न्यूमेरिकली बात करते हैं तो साइंटिस्ट ने इन पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि जो आपका एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का, देखो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है। देखो यहाँ पे मैं डिनोट कर रहा हूँ कुछ चीजों को, लिख लेना। देखो मैं बताऊंगा क्या कि जो आपके पास T0 B है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है काय का, वो बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास प्योर सॉल्वेंट का, है ना। और जो मैं TB लिखूंगा वो बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास सॉल्यूशन का। वो बॉइलिंग पॉइंट किस वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से ही होगा, है ना। तो आपको क्या दिखेगा, जो चेंज आएगा वो डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो वो क्या होगा, कौन सा वाला ज्यादा है सॉल्यूशन का, तो ज्यादा माइनस कम वाला होगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, यही तो है हमारा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये तो बात हो गई इस एक्सपेरिमेंट उससे, है ना। अब हम अगर इसी को कैलकुलेशन में जाएं, है ना, तो इसको मैं रब करके आपको दिखाता हूँ, नोट कर लो कुछ करना है तो समझ के, ठीक है। तो मैं इसको यही यही रब करता हूँ केवल, देखो। तो जो हमें पता लगा वो ये पता लगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें नहीं, मतलब साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट करा तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये पाया कि ये जो एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूशन की मोलैलिटी के, इसके जो सॉल्यूशन हमारा बन रहा है उसकी मोलैलिटी के। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो देखो यहाँ पे अब मोलैलिटी को कैसे लिखते हो आप, स्मॉल m से ही लिखते हो, तो स्मॉल m से लिख देना लिखना चाहो तो। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगता है
उसका नाम होता है, मतलब उसका सिंबल होता है Kb, और यहाँ पे तो मोलैलिटी आ ही जाएगा। तो सर ये Kb क्या होता है? डेल्टा Tb तो आपको पता है क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या फॉर्मूला निकल के आया, Kb इंटू मोलैलिटी। सर Kb क्या होता है? Kb के भाई देखो बहुत सारे नाम है। Kb का पहला नाम है देखो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि कितना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेट हुआ तो उसका कांस्टेंट तो यही है। एक इसका और नाम होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि आपने मोलैलिटी ले लिया ना, तो आप मोलैलिटी के टर्म्स में बता रहे हो, तो एक मोलर सॉल्यूशन में, दो मोलर सॉल्यूशन में कितना एलिवेशन हुआ, उस वजह से। और एक जो अजीब सा नाम है उसका नाम है एबुलियो, ये देखा स्पेलिंग देख लेना भाई, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। कई बार ऑप्शन दे दिया, पूछ लिया कि केबी के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ केबी, तीन ये दिए होंगे, चौथा कोई और दिया होगा, ठीक है। तो तीन ये होते हैं, इनको आप किसी भी नाम से पहचान सकते हो, ठीक। केबी को डिफाइन कैसे करते हैं, क्या यूनिट होती है, वो देखेंगे अभी। इतना समझ आ गया, ठीक है। इसको रब कर दूं, देखो इसको रब कर देता हूं। देखो अगर इसी फॉर्मूले को आप जब आगे ले जाओगे तो फॉर्मूला क्या कहेगा, फॉर्मूला कहेगा सर डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होता था, कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड किया है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, काय में, इन केजी में, है ना, ये आ जाएगा। तो अगर यहां से मुझे यूनिट ऑफ के भी बताना है कि सर इसका यूनिट क्या होगा, तो देखो इसका यूनिट क्या होगा, के बी को यहीं छोड़ दो, बाकी सबको। डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में। एक बात ध्यान रखना, चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चेंज में डिग्री सेल्सियस और केल्विन एक ही होता है। मैंने कहा 0 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस बताओ, आप बोलोगे 1। मैंने कहा इसी डिफरेंस को केल्विन में बताओ, तो 0 किसके इक्वल होता है, 273 के, और 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 274 के केल्विन में, तो भी तो 1 ही आएगा। तो डिफरेंस में आप कोई भी यूनिट लिख सकते हो, वैल्यू सेम रहती है। केबी के अकॉर्डिंग लिख लेना जैसी केबी की दी होगी, ठीक। तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा हमारा, केल्विन में हो जाएगा। मैं केबी को अलग रख रहा हूं और इन सबको उधर ले जा रहा हूं, तो ये काय में हो जाएगा, केल्विन में। रेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारा, केजी में, और मोल नीचे आएंगे तो मोल ऐसे नीचे इनवर्स, ठीक है। तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स क्या होती है, यूनिट होती है केबी की। आई बात समझ में। और अगर इसको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे, डिफाइन करने के लिए आप बोल दो कि सर हमने 1 मोल सॉल्यूट लिया है और 1 केजी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, तो ये दोनों 1 1 हो जाएंगे। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर आ जाएगा, केबी के। तो केबी क्या हो जाएगा कि इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कब, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट भी कैसा, नॉन वोलेटाइल, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन, काय में, इज डिसॉल्व्ड इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो जब आप 1 केजी सॉल्वेंट में अगर 1 मोल सॉल्यूट ऐड करते हो तो उस टाइम जो आपके सॉल्यूशन में इंक्रीज आएगा बॉइलिंग पॉइंट में, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा केबी के, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ तक। तो ये थ्योरेटिकल बात थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, है ना। अब इसी को अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, देखो ग्राफिकली मैं बताना भूल गया, बता देता हूँ। थ्योरेटिकल बात समझ आ गई, ग्राफिकली भी समझ लो। देखो पहले इसको लिख लो, कुछ लिखना है तो रब कर रहे हैं। देखो
ग्राफिकली कैसे समझोगे, ठीक है, ग्राफिकली भी तो समझना है। तो देखो ग्राफ हम बना रहे हैं किस किस के बीच, हम ग्राफ बनाएंगे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, ठीक है। यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूं क्या, वेपर प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं, टेम्परेचर, ठीक। अब देखो, अब मुझे बताओ जो मैं कर्व बनाऊंगा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का, मैं दो चीजों के लिए बनाऊंगा, एक तो सॉल्वेंट के लिए, एक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। क्या हो गया, ठीक। तो मैं बनाऊंगा दो चीजों के लिए, सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए। तो मैं देखो कर्व बना रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो कुछ वेपर प्रेशर पहले था, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ता चला गया, ठीक। अभी मैं ऐसे ही दूसरा एक कोई चीज थी, अभी मैं सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा हूं, आप ही मुझे करके बताओगे, ठीक है। फिर देखो मैंने एक और कर्व बनाया, इसी से बना देता हूं। तो मुझे बताओ कौन सा वाला कर्व सॉल्वेंट का होगा, कौन सा वाला सॉल्यूशन का होगा, कैसे रिलेट करोगे। देखो टेम्परेचर तो सेम ही चलाओगे, लेकिन वेपर प्रेशर तो अलग अलग होता था सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का। प्योर सॉल्वेंट में क्या होता था, प्योर सॉल्वेंट में वेपर्स जो बनते थे वो फ्रीली बनते थे, उन्हें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, तो उनका वेपर प्रेशर ज्यादा था। तो ज्यादा वेपर प्रेशर वाला कर्व कौन सा है, ये भले ही बाद में जाके वो अप्रोच कर रहे हो एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व हमारा किसका है, ये वाला कर्व हमारे पास, देखो ये वाला कर्व हमारे पास सॉल्वेंट का है, और फिर नीचे वाला किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का। क्यों हो रहा है सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन में जाने के बाद सॉल्वेंट को ऑब्स्ट्रक्शन फील होगा, क्योंकि अब सॉल्यूशन के सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आ गए हैं, ठीक है। और कोई भी चीज बॉइल कब होती है, जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, और एक्सटर्नल वेपर प्रेशर कितना होता है एटमॉस्फेयर का, 1 atm। तो सपोज करो इस पॉइंट पे आपका वेपर प्रेशर 1 atm है, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप क्या देखोगे, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप टेम्परेचर देखोगे, क्या है, सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, ठीक है। तो मैं लाइन बना दे रहा हूं यहां से, देखो ये जो लाइन आएगी वो किसके करस्पॉन्डिंग आ रही है, वो सॉल्वेंट के, और ये लाइन किसके करस्पॉन्डिंग आ रही है, सॉल्यूशन के, ठीक है। तो ये वाला अगर मुझे टेम्परेचर लिखना है तो ये किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, देखो ना, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल वेपर प्रेशर। डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है ग्राफ से, देखो है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आता है, इसलिए देख लो, है ना। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का होगा उसे मान लो मैंने टी नॉट बी से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, और सॉल्यूशन का टी बी से रिप्रेजेंट कर दिया। ग्राफिकली भी देख लो कौन सा ज्यादा है, टेम्परेचर तो इधर को बढ़ रहा है तो टी भी ज्यादा है ना। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यही मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया था, वो दो बीकर लेके सॉल्यूशन के, ठीक है। और इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोलते हैं सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी क्या हो जाता है, यहाँ पे भी डेल्टा टीबी हो जाता है टीबी माइनस टी नॉट बी, क्योंकि सॉल्यूशन का ज्यादा है, ठीक है। वे ये यहाँ पे डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और टीबी आपको पता ही है क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट बी क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हमने ये क्या करा, हमने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दी किसकी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको भी ध्यान रखना, पूछ लिया ग्राफिकली बताओ, ठीक है। तो ये, और बाकी अगर डिफाइन करने को आएगा तो डिफाइन तो कर ही दोगे आप, क्या पहली लाइन सेम रहेगी, व्हेन
a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, then the boiling point of the solution increases, which is equal to the molality, which is directly proportional to the molality of the solution. तो definition तो बना ही लोगे है ना, या लिखवा दूं? बताओ, लिखवा ही देता हूँ यार, तुम तो ऐसे बोलोगे थोड़ी वहां से। लिख लो, इसको लिख लो, पहले ग्राफ को देख लो, ठीक, मैं लिखवा देता हूँ। क्या कि जब भी हम when a non volatile solute is added, काय में, is added to the pure solvent, और solvent कैसा है, volatile है ना, हो गई लिक्विड है, तो फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। फिर क्या होता है, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, इधर लिख दे रहा हूं, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, नहीं बढ़ जाता है यार, तुम तो गलत बता देते हो यार, देखो, ठीक है। देन द boiling point of resulting solution increases and it is proportional to the, किसके proportional होता है, and it is proportional to the molality of the solution, क्योंकि molality तो solution की डिफाइन होती है कि नहीं होती है, ठीक। और फिर हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है कि सर डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो एक कांस्टेंट लगाते हो के बी नाम का, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आ गया होगा समझ, ठीक। तो इस पे भी शायद क्वेश्चन हो हमारे पास, क्योंकि न्यूमेरिकल तो बिना तो काम चलेगा नहीं हमारा। देखो दिया है, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर यहाँ पे क्या है, अभी सॉल्वेंट है, तो हमें क्या दे दिया है, हमें दे दिया है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, तो हम उसे कैसे लिख लेंगे, टी नॉट बी से, कितना दे दिया है 99.63 डिग्री सेल्सियस, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसमें कितना सुक्रोज ऐड करें, किसमें, 500 ग्राम वाटर में, है ना, वाटर का वेट कितना है 500 ग्राम, ताकि ये बॉइल करे 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको बॉइल करवाना है 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब अब ये सॉल्यूशन बन चुका होगा, पहले वाटर था, सुक्रोज डाल दिया, तो सुक्रोज और वाटर का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो आपका जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको कितना करवाना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से मुझे बताओ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, यही तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी कितना आ गया, टीबी माइनस टी नॉट बी, ये सॉल्यूशन का ज्यादा है, तो कितना हो गया 100 माइनस 99.63 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस कर लो, देखो 0.37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब हमें पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल होता था, मोलैलिटी के, है ना। और अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे तो एक कांस्टेंट लगाते थे जिसका नाम होता था केबी। केबी अब क्या होता है, हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वैसे गिवन होता है, तो जो वाटर के लिए केबी होता है, ठीक है, वैसे तो गिवन होता ही है, लेकिन वाटर क्या है, वाटर हमारे पास कॉमन सॉल्वेंट है, तो उसके लिए केबी ध्यान भी रख सकते हो ही जाएगा जब इतने सारे न्यूमेरिकल करोगे तो, ठीक है। तो 0.52 केल्विन किलोग्राम
मोल इनवर्स होता है। केल्विन से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में, सेम ही वैल्यू आती है। ठीक, तो ये आपको पता लग गया। अब आपको निकालना क्या है कि कितना सुक्रोज ऐड करना है ना। तो सुक्रोज ऐड करने का मतलब मोलैलिटी कितनी होगी वो कौन डिसाइड करेगा, सुक्रोज। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि यहाँ पे किसके मोल्स, सुक्रोज के मोल्स, है ना, और अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि किसका, वाटर का, काय में, केजी में। केजी में नहीं है तो फिर उसे आप कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक, यहीं पे कर रहा हूं अभी, देखो। तो जब इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, के बी इंटू नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज कैसे निकलेंगे, जो इसका आपको गिवन वेट दिया होगा, जितना आप डिसॉल्व कर रहे हो, वो तो हमें पता नहीं है सर, वही तो बताना है। और फिर सुक्रोज का मोलर वेट, वो हमें पता होगा क्योंकि हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हैं। फिर वेट ऑफ वाटर, अगर किलोग्राम में नहीं है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम, वो मतलब ग्राम को किलोग्राम में, बताओ। ग्राम को किलोग्राम मतलब छोटी से बड़ी क्वांटिटी डिवाइड करोगे, तो ये आप डिवाइड करते 1000 से तो वो मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चला जाएगा, तो मैं उसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1000। ठीक है, तो आपको अब निकालना क्या है, यहाँ पे आपको यही W सुक्रोज निकालना है, बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है। मोलर वेट क्या होगा सुक्रोज का, देखो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है C12, हाँ C12H22O11। तो जब आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो इसका मोलर वेट कितना आ जाएगा, इसका मोलर वेट आ जाता है, देखो 12, कार्बन का कितना होता है 12 भी होता है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन का एक होता है तो 22, और 11 इंटू 16 यानी कि कितना हो जाएगा ये 144 प्लस 22 और प्लस 176। तो जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये समथिंग 342 ग्राम पर मोल आ जाएगा सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट। कैलकुलेट कर लेना, 6 4 10 और 2 12 का 2 1 गया, 7 1 8 और 4, है ना। ठीक है, ये कैलकुलेट करूं, मैं कर लेता हूँ, कोई भरोसा नहीं है, तो मैथ का, केमिस्ट्री का तो है, मैथ का नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, पीसीएम से करा है 12th। ठीक है, 342 ही आ रहा है। तो हमें क्या पता लग गया, हमें ये पता लग गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज, है ना। बाकी बातें हमें दे रखी हैं, देख लो, ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें वेट ऑफ ये दे रखा है वाटर, मॉलिक्यूलर वेट आ ही गया, के भी मैंने तुम्हें बता दिया, डेल्टा टी भी तुमने खुद निकाला था यहाँ से। सारी वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसको नोट कर लो। डेल्टा टीबी कितना आया था 0.37, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, देखो हमें अब क्या फाइनल एक्सप्रेशन मिला था कि सर डेल्टा टीबी जो है वो बराबर है के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज, यानी कि कितना वेट सुक्रोज का हमने वहां पे ऐड किया है, अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज, तभी तो उसके मोल्स निकालोगे। फिर आपने कितना वाटर ऐड किया है जैसा सॉल्वेंट, और अगर केजी में नहीं है तो उसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम से होता है 1000 में डिवाइड करके ऊपर भेज दिया। ठीक, तो अब देखो डेल्टा टीबी कितना था 0.37, सेल्सियस कर लो केल्विन कर लो बात सेम है। केबी कितना था 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। यूनिट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि फाइनल आंसर भी तुम्हें अपने आप यूनिट पता लग जाएगी। और वेट ऑफ सुक्रोज तो निकालना ही है, W से लिख दे रहा हूँ स्मॉल। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज क्या था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज था 342 ग्राम पर मोल। वेट ऑफ वाटर कितना है 500 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करा तो कितना आ गया 1000 से कर दिया। ये कितना है केजी में है इस समय। ठीक, ऐसे केजी से। तो अब देखो जो जो चीजें कैंसिल हो रही है, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो रहा है, ठीक है, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो रहा है, यूनिट कैंसिल करते हुए यहाँ भी ये मोल इनवर्स है, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल। डब्ल्यू एक तरफ छोड़ो, इधर छोड़ दो या इधर छोड़ दो, कहीं भी छोड़ दो। ठीक है, मैं इधर ही छोड़ दे रहा हूँ कंफ्यूजन ना हो।
तो क्या क्या चीजें बची, ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएंगी 342 और क्या है 500, और ऊपर वाली चीजें नीचे डिवाइड में आ जाएंगी 0.52 इंटू 1000। और निकालना क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, मतलब सॉल्यूट कितना ऐड किया उसे ऊपर रखा, और यूनिट क्या बची है ग्राम, ऊपर आ रही है यहाँ पे ग्राम, तो आंसर आपको पता है ग्राम में आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, कर लोगे या नहीं है बताऊं, देखो सॉल्व क्या करना है, यही करना है सर 0.37 इंटू, इसे सॉल्व इजी करने के लिए देखो तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स चला जाएगा ये, है ना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको करते हैं, क्या हो जाएगा 0.37 इंटू 342 कितना आ गया, ये आ गया आपका 126.54, और अपॉन में क्या चल रहा है 0.52 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 1.04, ये वेट और काय में आ रहा है ग्राम्स में। तो अब आपको कितना सुक्रोज ऐड करना है, डिवाइड कर लो पता लग जाएगा कितना 126.54 डिवाइडेड बाय 1.04 कितना आ गया, ये आया है 121.67 ग्राम, यानी कि आपको इतना ग्राम सुक्रोज ऐड करना है ताकि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट हो वो 0.37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है, मतलब आधे मोल से भी कम है, ठीक है। न्यूमेरिकल समझ आया, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का था, ठीक। तो हमने क्या देखा, हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख ली आपकी, पहली कौन सी देखी थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और दूसरी क्या देख ली, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इन्हीं दो के पे आप फोकस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इनकी, फिर नेक्स्ट जो दो हैं उनको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, है ना, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एनसीईआरटी से, एग्जाम्पल्स इन टेक्स्ट, है ना, एक्सरसाइजेस सारे कर सकते हो, कॉन्सेप्ट बता दिया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है।